नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महादेव वेटिंग ऐप मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में भूपेश बघेल के अलावा महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 16 अन्य लोगों का नाम शामिल है। महादेव ऑनलाइन सट्टाबाजी ऐप मामला तब सुर्खियों में आया जब ईडी ने दावा किया कि उसने कैश कुरियर के ईमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूएई में स्थित ऐप प्रमोटरों से कथित तौर पर 508 करोड़ रुपए लिए थे। वहीं महादेव बुक का मालिक अब हिरासत में है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल समेत 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें जालसाजी सहित धोखाधड़ी के भी आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चुंदेल ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 3 महीने का काल पूरा कर लिया और सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी की पूरा करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण प्रदेश की जनता खुश है। जगह जगह मोदी जी को धन्यवाद दी जा रही है और महिला, युवा और आम वोटर्स एक बार फिर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। बीजेपी का 3 माह के कार्यकाल में आधे से ज्यादा वादा पूरा करने का दावा किया और लोकसभा के 11 सीटों में कमल खिलने और मोदी की गारंटी का जिक्र किया है। मोदी के गारंटी के साथ जनता का जनादेश दिया था, उस जनादेश को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। हम चाहे महंगाई और बंदर योजना में 1000 रुपये प्रति माह देने की बात हो, किसानों को 2100 रुपया समर्थन मूल्य देने की बात हो, उनके फसल के उत्पादन की राशि देने की बात हो, 21% खरीदने की बात हो, उन सब बातों को हमने पूरा किया है। 18 लाख परिवारों को हमने आवास देने का जो हमारा संकल्प था उसको भी पूरा किया। सरगुजा संभाग के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और पार्टी से निलंबित पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल की फिर से कांग्रेस में वापसी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की सहमति के बाद डॉक्टर विनय जायसवाल का निलंबन खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज के आदेश पर कांग्रेस महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने इसके आदेश जारी किए हैं। हालांकि अभी पूर्व कांग्रेसी विधायक बृहस्पति सिंह का निलंबन खत्म नहीं किया गया है। वही अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन ने संपत्ति विरूपण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदर्श आचार संहिता के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरे फेज में चुनाव संपन्न होगी। 7 मई को मतदान की तिथि तय की गई है। उसके बाद 12 अप्रैल से नाम निर्देशन की कार्रवाई शुरू होगी और 19 अप्रैल तक नाम निर्देश की अंतिम तिथि घोषित की जाएगी। 20 अप्रैल स्क्रूटनी और 22 अप्रैल तक नाम वापसी और 7 मई को वोटिंग और 4 जून को काउंटिंग किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसके तहत 12 अप्रैल से हमारे जिले में नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 7 मई को जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इसके लिए आज से ही आदर्श आचरण संहिता के सुचारू रूप से और पूरी तरह से पालन के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। इसके तहत हमारी जितनी भी एसएसटी टीम है, एफएसटी टीम है आज से सक्रिय हो रही हैं
और नाकाबंदी पॉइंट्स में चेकिंग और जो कि पहले भी लगातार जारी थी, इसको और सक्रियता से किया जा रहा है। इसके तहत लगातार अवैध शराब या अवैध जो भी नशीले पदार्थ वगैरह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। इधर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, जिसमें अंबिकापुर शहर सहित अन्य क्षेत्रों में लगे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पोस्टर और कटआउट निकाला जा रहा है। अंबिकापुर में नगर निगम अमले के द्वारा शहर घड़ी चौक, गांधी चौक, अंबेडकर चौक सहित अन्य जगहों से बैनर, पोस्टर और कटआउट निकाले जा रहे हैं। आचार संहिता लग चुका है और किस प्रकार से अब प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी? चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है और उसके साथ ही पूरे शहर में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जितने भी राजनीतिक दलों से संबंधित पोस्टर, बैनर, फोटो लगे हैं, सबको हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया है। सभी चौक चौराहों, सभी जगहों से हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये कार्रवाई सभी जगह चल रही है। अभी पूरे शहर में जितने भी चौक चौराहे हैं, जितने भी बैनर, पोस्टर लगे थे, सभी को हटाने की कार्रवाई अभी चल रही है। वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करने के बाद जांजगीर चांपा में भी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन के लिए सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर शिकरा ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर ईवीएम को रखने की व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने ईवीएम सामग्री वितरण के लिए आवश्यक मूवमेंट, मतदान दलों के वाहन पार्किंग के संबंध में जानकारी ली। साथ ही पार्किंग व्यवस्था, सीसीटीवी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आज हमने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारा स्ट्रांग रूम है उसका निरीक्षण किया। हमारे ज़िले के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से आते हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र आंशिक रूप से आते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में 5 विधानसभाओं के स्टोरेज के लिए कक्ष बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे काउंटिंग हॉल भी वहीं पर बने हुए हैं। इस बारी क्योंकि हमारा रिटर्निंग ऑफिसर जो हम जांजगीर चांपा के डीओ ऑफिसर है वही है, तो काउंटिंग भी पोस्टल बैलेट की पूरे 8 विधानसभाओं की यहीं होगी। तो हमने 2 अतिरिक्त कक्षों को पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए चिन्हांकित करा है। तो किस प्रकार से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इधर गार्डन में, सेकंड गार्डन में और थर्ड गार्डन में करी जाएगी और किस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो मटेरियल डिस्पैच सेंटर है वो भी वही सेंटर है, तो वहाँ पर क्या तैयारी अपने को गाड़ी को पार्किंग के हिसाब से और जो सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, फिर बाद में कलेक्शन के हिसाब से स्ट्रांग रूम सील करने की सारी व्यवस्थाएं कैसे स्टार्टिंग से एंड तक होगी, उनकी समीक्षा मेरे और एसपी साहब के द्वारा। वहीं भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा चुनाव निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी शस्त्रधारियों को संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने को कहा गया। इस दौरान बेमेतरा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने आम लोगों से अपील की है कि वह ट्रैवलिंग करने के दौरान अधिक रकम और अन्य सामान ना रखे। साथ ही जो भी सामान्य राशि ले जा रहे हैं इसकी रसीद रखे ताकि चेकिंग के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई। अधिसूचना के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 कांकेर में चुनाव दूसरे चरण में संपन्न होंगे। इसके साथ ही बताया कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान 26 अप्रैल को किया जाएगा और मतगणना 4 जून 2024 को संपन्न होगी। वो ज्ञात है, अभी थोड़ी देर पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इस घोषणा के साथ ही हमारे ज़िले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके संबंध में बताना चाहूँगा, जैसा आप लोगों को ज्ञात है, राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 3 चरणों में मतदान होना है। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा का चुनाव है, द्वितीय चरण में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव और बाकी सभी लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव तृतीय चरण में होगा।
वही खबर खैरागढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। ऐसे में खैरागढ़ जिला प्रशासन भी चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली है। कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा और एसपी त्रिलोक वंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राजनांदगांव लोकसभा में मतदान 26 अप्रैल को होगा। इस लोकसभा में 4 जिला शामिल है, जिसमें खैरागढ़, छुआई खदान, गंडई जिला में पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए मतपेटी का वितरण से लेकर गिनती भी खैरागढ़ में होना है। यहां 380 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ज़िले में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो हमारे ज़िले में सेकंड फेज़ में चुनाव होना है, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान हमें सभी बूथ में पुलिस बल, इसके अतिरिक्त 18 पेट्रोलिंग पार्टियां, 4 फ्लाइंग स्क्वाड, 4 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, 7 क्विक रिस्पांस टीम, इसके अतिरिक्त 5 बॉर्डर चेक पोस्ट, जिसमें से 2 जो है अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट होंगे, इसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार पूरे देश में चुनाव 7 चरणों में कराया जाएगा। वहीं चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक दलों के नेता एक्शन मोड पर आ गए हैं और मैदान में उतरकर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी करने लगे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी अपनी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन आज मुंबई में कर रहे हैं। इस मौके पर देश भर के कांग्रेस के नेता मुंबई पहुंचे हैं। वहीं मुंबई रवाना होने से पहले दीपक बैज ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 6 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है और जल्द ही बचे हुए 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। पार्टी ने 5 सीटों के नाम पर सहमति बना ली और जल्द ही नामों का ऐलान किया जाएगा। तो आज आपको बता दें कि दीपक बैज ने आज लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर आज ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बचे हुए 5 प्रत्याशियों का नाम भी ऐलान कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से इस बार पिछली बार के लोकसभा चुनाव से अच्छा प्रदर्शन किया जाए और इसको लेकर लगातार पार्टी अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठकें कर रही है। 19 तारीख को सीईसी की बैठक है। वहीं आज मुंबई के लिए रवाना होने से पहले दीपक बैज, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ने आज अपना बयान दिया और कहा कि चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है और आज तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन है। कल बाकी राज्यों की सीईसी की बैठक है। मैं समझता हूँ जो बाकी ऐसे नाम छत्तीसगढ़ के 5 नाम अभी शेष हैं, उनमें मुझे लगता है कल चर्चा होने के बाद कल शाम तक संभव है। सर, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पहले हार मान चुकी है, इसलिए सीटों की घोषणा करने से नहीं करता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे 6 प्रत्याशियों को देखते हुए इतना बौखला गई है, इसीलिए व्यक्तिगत हमले पे पहुंच गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे बात नहीं करते, तो समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। और जो आने वाला समय में जो हमारे 5 प्रत्याशी आने वाले हैं, घोषित होने वाले, वो भी बेहतर और जबरदस्त रहेंगे। सर, कांग्रेस वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने राजनीतिक दलों और मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि बिलासपुर लोकसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिसूचना का प्रकाशन और नामांकन प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू होगी और 19 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। कलेक्टर ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराए जाने की बात कही है। आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील हो गया है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारा जो क्षेत्र है वो बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में आता है और जितने भी अरेंजमेंट्स चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किए जाने हैं सब हमने प्लेस में ले आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली बार की तरह भी इस बार भी शांतिपूर्ण और अच्छा मतदान होगा। और आपके माध्यम से अपील करता हूं जनता को कि बड़ी संख्या में आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और चुनाव आयोग की जो मंशा है उस मंशा को हम सार्थक कर पाए। हमारे पूरे अधिकारी कर्मचारी सभी लोग इस ड्यूटी में लग गए हैं और आज के बाद 6 जून तक जब तक क्लोज नहीं हो जाते इलेक्शन तब तक हर अधिकारी कर्मचारी चुनाव के कार्य को ही करेगा सर्वाधिक प्राथमिकता से, ताकि बहुत अच्छा चुनाव हम लोग सब सहयोग से करा पाए।
वहीं खैरागढ़ में धमधा मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। जोरातराई में बाइक और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि ट्रक सीमेंट खाली करके वापस जा रहा था। मृतकों की पहचान अभी नहीं हुई है। पूरा मामला चुवई खदान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिया के नीचे बाइक गिरी और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं सूरजपुर में नशे की हालत में कार्यालय आने और किसानों के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पटवारी को निलंबित किया गया है। पटवारी शराब के नशे में कार्यालय पहुंचा हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया। तो शराब के नशे में दफ्तर पहुंचना, आपको बता दें कि पटवारी को महंगा पड़ गया। शराब के नशे में कार्यालय पहुंचा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लिया और कार्रवाई की है। एसडीएम ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। गाड़ा समाज का प्रदेश स्तरीय बैठक देवेंद्र नगर अंबेडकर भवन में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें गाड़ा जाति को आदिवासी संवर्ग में शामिल करने पर चर्चा हुई। साथ ही डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को गाड़ा जाति के इतिहास पर शोध कार्य करने के लिए सम्मानित करने के लिए भी चर्चा की गई है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद आदिवासीकरण मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम करने के विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में प्रदेश भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सरगुजा वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई। सरगुजा से हवाई सफर का रास्ता आखिरकार लंबी प्रतीक्षा के बाद साफ हो गया। भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कार्यालय द्वारा मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा को उड़ान हेतु लाइसेंस जारी कर दिया गया है, जिसमें सुरक्षित उड़ान संचालन के लिए हवाई अड्डे की उपयुक्तता की पुष्टि की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अगले ही दिन डीजीसीए से एरोड्राम लाइसेंस जारी कर दिया गया है। विषय है और आज लाइसेंस मिला, दे रहा है, दुरुस्त है। हमें तो उम्मीद थी कि जो उड़ान योजना में 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी गत सप्ताह किए, उसमें इसको मिल जाता तो यहाँ से उड़ान भी चालू हो जाती। लेकिन चलिए, फिर भी ठीक है। हम लोगों को लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी और इस एयरपोर्ट का जो चालू होना, हमारी जो कांग्रेस की पूर्व सरकार थी उसने बहुत मन के साथ इस काम को किया था। पूर्व कांकेर में कोयली बेड़ा मुठभेड़ को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया। नक्सलियों के पास से एक 303 राइफल, एक 12 बोर की बंदूक, 9 बीजीएल राउंड समेत अन्य सामान बरामद किए गए। बता दें कि नक्सलियों के बेड़े लीडर राजू सलाम की मौजूदगी की सूचना पर फोर्स चेकिंग पर निकले थे। तो पुलिस मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हुई है। बता दें कि 12 बोर की बंदूक, 9 बीजीएल राउंड बरामद पुलिस ने किया मौके से। और मुठभेड़ के पूरे वाक्यों को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के समक्ष रखा है। पुलिस मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हुई है। बता दें कि नक्सलियों के कमांडर की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भारी संख्या में हथियार बरामद किया। आप टीवी स्क्रीन पर हथियारों को देख सकते हैं। पुलिस मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हुई है। मुंगेली में हाथियों का तांडव लगातार जारी है, जहां हाथियों ने एक बार फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 5 हाथियों के झुंड ने अचानक टाइगर रिजर्व के सोलर पैनल सहित घरों को नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। पूरा मामला अचानक टाइगर रिजर्व के छपरवा ग्राम की है। खबर जगदलपुर से है, जहां रायपुर और भिलाई के कुछ युवकों ने फरसागुड़ा में रहने वाले व्यापारी आशीष संचेती नाम के युवक के साथ मारपीट कर उसका अपहरण कर उड़ीसा ले जा रहे थे। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
तो अपहरण के साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि सीसीटीवी में इस पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई और सीसीटीवी का फुटेज आप देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े 5 आरोपी एक युवक को अपहरण कर ले जा रहे थे। साजिश करने वाले को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खोज निकाला है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब फरसागुड़ा में एक व्यापारी के यहाँ से सूचना हमको मिली थी कि कुछ लोग आए हैं, उनके साथ में थोड़ी मारपीट करके उनको गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद गाड़ी को जगदलपुर की तरफ वहाँ से ले जाया गया था। तत्काल सूचना मिलने पर हम लोगों ने घेराबंदी की, नाकेबंदी की पूरे नेशनल हाईवे पे और हम लोगों को जगदलपुर से थोड़ी पहले हम लोगों को उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने में सफलता मिली। हमने गाड़ी को पकड़ लिया है और गाड़ी से जो व्यक्ति जिनको उठाकर ले जा रहे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है और जो 4-5 व्यक्ति जो आकर के जिन्होंने मारपीट की थी और गाड़ी में बैठाया था उनको भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां आंधी तूफान के दौरान बेमतरा सब स्टेशन में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। मोहभट्टा रोड स्थित सब स्टेशन में आग लगने से शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रही। विभागीय अधिकारियों ने आकाशीय बिजली गिरने के चलते आग लगने की संभावना जताई जा रही है। तो बेमतारा के कई इलाकों में बिजली गुल है। आपको बता दें आकाशीय बिजली गिरने से बेमतारा सब स्टेशन में आग लग गई, जिसके बाद पास के कई इलाके अंधकारमय हो गए। मोहभट्टा रोड स्थित सब स्टेशन में आग लगी। पुलिस की आशंका है और विभाग की आशंका है कि आकाशीय बिजली गिरने के चलते बिजली स्टेशन में आग लगी है। तो मोहभट्टा रोड स्थित सब स्टेशन में बिजली घर में आग लग गई, जिसके बाद पास के सभी इलाके अंधेरे में चले गए। आपको बता दें कि यहां से इसी स्टेशन से कई आसपास के गांवों का कनेक्शन जुड़ा हुआ था और जिसके बाद आसपास के सभी इलाकों में अंधेरा छा गया। मोहभट्टा रोड स्थित सब स्टेशन में आग लगने का यह मामला आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।